नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके आरोही यूट्यूब चैनल पर। आज हम आप सभी को आधुनिक इतिहास की श्रृंखला में गवर्नर जनरल को पढ़ाएंगे, जो पीछे कुछ वीडियो आ चुके हैं, फिर उसी के आगे हम बढ़ रहे हैं। यह वीडियो विविध परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है, इसीलिए आप लोगों के आग्रह पर विशेष वीडियो बनाए जा रहे हैं। जो हमारे इस चैनल पर हमारे नए व्यूअर होंगे, प्लीज़ वो हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करेंगे, सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे। और एक और निवेदन है, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, प्लीज़ वो कम से कम एक सब्सक्राइबर ज़रूर बढ़ाएंगे। मैं बार बार आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ आपकी एक विशेष भूमिका होगी। और आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल पर कम से कम 2 मिनट 3 मिनट ज़रूर समय दे दिया करें, उसको स्किप ना करके देखा करें। कम से कम 3 मिनट देख ही लीजिए। नो डाउट बहुत अच्छा मैटर है। जब वक्त गुजरेगा उसके बाद आपको एहसास होगा कि हाँ, मैटर क्या था। जब कोई आपका मित्र बताएगा कि हाँ, हमने धर्मेंद्र सर से आरोही चैनल पर पढ़ा और ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है, तो आप सोचेंगे, आइए सोचें कम हम पढ़ें। तो ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरलों की बात करें तो 2 वीडियो पढ़ चुके हैं, अगली श्रृंखला आप इसमें देख रहे हैं। तो पहले आज में है कि लॉर्ड एडम्स 1823 में भारत गवर्नर जनरल बन के आए थे। इनके द्वारा बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया गया था। प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। प्रेस पर प्रतिबंध लगाने वाला लॉर्ड एडम्स था। फिर इसके बाद लॉर्ड एमहर्स्ट की बारी आती है, जिनका टाइम ड्यूरेशन 1823 से 1828 है। यह प्रथम गवर्नर जनरल थे, ध्यान रखेंगे, ये प्रथम गवर्नर जनरल थे जिन्होंने मुगल दरबार में पहुंचकर मुगल बादशाह अकबर द्वितीय के साथ समानता के स्तर पर मिले। आपसे प्रश्न बनता है कि भारत का कौन सा ब्रिटिश गवर्नर जनरल था जिसने मुगल राज दरबार में समानता के स्तर पर मुलाकात की थी? तो वो लॉर्ड एमहर्स्ट थे। अकबर बादशाह द्वितीय से बराबरी के स्तर पर इन्होंने मुलाकात की थी सॉरी। और इन्हीं एमहर्स्ट के समय में, ध्यान रखें, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध का अंत यंदूब की संधि से हुई थी। आंग्ल बर्मा युद्ध आपसे पूछा जाता है। आंग्ल बर्मा युद्ध का प्रारंभ किसके? तो लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में हुआ था। फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर 1824 में 47वीं नेटिव इन्फेंट्री का विद्रोह हुआ था, पूछा जाएगा कि 47वीं नेटिव इन्फेंट्री 1824 में जो विद्रोह की थी, किसके समय में की थी? इनके लिए भी आप लॉर्ड एमहर्स्ट कह सकते हैं। ये जो 1824 में 47वीं नेटिव इन्फेंट्री थी, राष्ट्रीय सेना थी, इसने बर्मा जाने से मना कर दिया था। बर्मा जाने से मना करने की वजह से इनको दंडित किया गया था, तो इन्होंने विद्रोह कर दिया था। ध्यान देने की जरूरत है। उस समय समुद्र यात्रा धार्मिक प्रतिबंध के रूप में लिया जाता था। हम ऐसा मानते थे कि मेरा धर्म भ्रष्ट होता था, और वहाँ से आने के बाद आपको जातिच्युत कर दिया जाता था, धर्म से निकाल दिया जाता था। ऐसी स्थिति में इन्होंने 24वीं नेटिव इन्फेंट्री के जवानों ने विद्रोह किया था। एक प्रश्न आपके लिए है, बहुत प्यारा सा प्रश्न है कि प्रथम बार, ध्यान देने की जरूरत है, प्रथम बार भारत में अंग्रेजी सेना ने कब विद्रोह किया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। फिर से, प्रथम बार भारत में अंग्रेजी सेना ने कब विद्रोह किया था? यह नहीं है, इसके पहले भी विद्रोह हो चुके हैं, पीछे हम पढ़ा भी चुके हैं। आप अगर मेरे वीडियो को गंभीरतापूर्वक देखे होंगे तो ज़रूर उसको आप कर ले जाएंगे। प्लीज़ इसको आप देखें। आइए और देखते हैं इसी में। अब बहुत पॉपुलर या बहुत महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल हैं जिन्हें आप लॉर्ड विलियम बेंटिक के रूप में जानते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 1835 के बीच में इनका टाइम ड्यूरेशन है। ये यहाँ गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल बनने के पहले मद्रास के गवर्नर रहे। 1803 में ये मद्रास के गवर्नर रहे। 1806 में इन्हीं के समय में, ध्यान देने की जरूरत है, 1806 में इन्हीं के समय में जब मद्रास के गवर्नर रहे, तो टीपू के किले में जो बिल्लौर का विद्रोह हुआ था, सैनिक विद्रोह हुआ था, जो एक धार्मिक विद्रोह के रूप में उसको हम लेते हैं, तो इन्हीं के समय में विद्रोह हुआ था। हमने पीछे इसको पढ़ाया हुआ है। ध्यान देने की जरूरत है, लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा किया गया सबसे पहला और अति महत्वपूर्ण कार्य सती प्रथा का अंत 1829 में नियम
15 के 19 के अंतर्गत, नियम 19 के अंतर्गत बंगाल में सती प्रथा का निषेध कर दिया गया था 1829 में राजा राममोहन राय के प्रयास से। और अगले साल 1830 में बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी में भी सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। इसे दंडनीय अपराध के रूप में माना गया। प्रश्न बनता है, किसके प्रयास से? राजा राममोहन राय के प्रयास से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का अंत किया। तो प्रश्न उठता है, सती प्रथा की ब्रीफ हिस्ट्री कितनी लंबी है? सती प्रथा की वैसे ब्रीफ हिस्ट्री बहुत लंबी है। अगर हम आपसे पूछें प्रागैतिहासिक काल में सबसे पहले सती प्रथा के साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं, यह भी आपके लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रागैतिहासिक काल में ध्यान देने की जरूरत है। प्रागैतिहासिक काल में और बातें हम स्पष्ट कर दें कि मध्य पाषाण काल में, तो ये प्रश्न हम ये आपको पीछे पढ़ा चुके हैं। हमारे कुछ वीडियो प्राचीन इतिहास पर पड़े हुए, उसको आप देख सकते हैं, उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है। इसके अतिरिक्त और इसी को हम दूसरे तरीके से भी ले सकते हैं। प्रश्नों की श्रृंखला, जितने भी प्रश्न हम आपसे पूछेंगे सारे के सारे प्रश्न प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से, चाहे वो आईएएस की परीक्षा हो, चाहे पीसीएस की हो, बीईओ समीक्षा अधिकारी व एसीएफ की परीक्षा हो, या कोई भी एक दिवसीय परीक्षाएं हो, समस्त परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसे हमने पूछा प्रागैतिहासिक काल, फिर हम आपसे पूछते हैं सैंधव सभ्यता में सती प्रथा के साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं। ठीक है, फिर इसी के बाद आगे हम चर्चा करते हैं तो क्या वैदिक पीरियड में सती प्रथा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कि नहीं हुए हैं। इसी स्तर से हम और आगे बढ़ते हैं तो एक प्रश्न और आपके लिए है, भारत में कौन पहला ऐसा यूरोपी था? मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट कंफ्यूजन का क्वेश्चन है। भारत में कौन सा ऐसा पहला यूरोपी था या जिन्होंने सती प्रथा को अपने क्षेत्र में निषिद्ध किया? अब 3-4 प्रश्न आपके लिए हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और सती प्रथा पर एक विशेष वीडियो हम अलग से बनाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं सती प्रथा के अंत के साथ साथ लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ठगी प्रथा का अंत किया। ठगी प्रथा उन दिनों एक बहुत बड़ी बुराई थी। लोग एक दूसरे को ठग लेते थे, फांसी का फंदा या रुमाल का फंदा बना के उनके गले में डाल देते थे, मार डालते थे। ये बहुत बड़ी कुरीति थी। इन कुरीति से बचने के लिए लॉर्ड विलियम बेंटिक की मदद कर्नल स्लीमैन ने, ध्यान देने की जरूरत है, कर्नल स्लीमैन ने 1830 में ठगी का अंत किया। ये आपसे पूछा जाएगा। जिस प्रकार से हेस्टिंग्स की मदद हिस्लोप और मैल्कम ने किया था, ठीक उसी प्रकार से कर्नल स्लीमैन ने 1830 में लॉर्ड विलियम बेंटिक की ठगी प्रथा के अंत करने में विशेष मदद की। अगला प्रश्न अब है इसी में, इन्हीं के समय में जब 1833 का चार्टर एक्ट बना था, 1833 के चार्टर एक्ट में बहुत सारी बातें की गई हैं। क्योंकि हमें चार्टर एक्ट पर विशेष चर्चा करनी है। जैसे हमने बताया कि भारत का संवैधानिक विकास पढ़ाएंगे तो इसको हम अलग से देख लेंगे। जब पॉलिटी के टॉपिक चलेगा तो वहाँ हम इसको देखेंगे। संवैधानिक विकास में उसको हम अलग से पढ़ेंगे। किंतु चार्टर एक्ट इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, तो सबसे पहली बार यहाँ 1833 के एक्ट में सरकारी सेवाओं में भेदभाव का निषिद्ध कर दिया गया है। धारा 87 के अनुसार, 87 के अनुसार सरकारी सेवाओं में भेदभाव का अंत कर दिया गया। बिना किसी भेदभाव के सरकारी सेवाओं में अब इस एक्ट के अनुसार लिया जाएगा लोगों को। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में भी ऐसा कुछ कहा गया, धर्म, जात, मूल, वंश, लिंग विभेद के आधार पर, तो उसको हम बाद में देख लेंगे। फिर इसी के साथ साथ 1833 के चार्टर एक्ट में दो बातें ऐतिहासिक दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण हैं और आपसे पूछा जाएगा कि कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार किस एक्ट के अंतर्गत निषिद्ध कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। जैसे मैंने बताया था पीछे गवर्नर जनरल को पढ़ाते समय, 1813 के एक्ट में चीनी और चाय के व्यापार को छोड़कर कंपनी के सारे व्यापार को निषिद्ध कर दिया गया था, रोक दिया गया था। उसके 10 साल बाद अर्थात 20 साल बाद 1833 के चार्टर एक्ट में
कंपनी के समस्त व्यक्तिगत व्यापार को निषिद्ध कर दिया गया। उसमें चीनी चाय भी शामिल, चीन के साथ और चाय का व्यापार भी शामिल था। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। इसी में दास्ता के अंत की भी बात की गई। इन्हीं के समय में अर्थात लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में एक महत्वपूर्ण डिस्प्यूट सामने उभर के आता है, एक महत्वपूर्ण विवाद सामने उभर के आता है शिक्षा से संबंधित मैकाले के, तो जिसमें था फिल्ट्रेशन थ्योरी, निस्यंदन का सिद्धांत। ठीक है, तो 1835 में अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम को लेकर, अंग्रेजी का शिक्षा का माध्यम क्या चुना जाए, अंग्रेजी चुना जाए कि हिंदी चुना जाए। ऐसी स्थिति में यह हुआ फिल्ट्रेशन थ्योरी का प्रयोग किया जाए। ऊपर से अंग्रेजी में शिक्षा दिया जाए और नीचे से स्थानीय भाषाओं में शिक्षा दिया जाए, रिस कर जो है शिक्षा का प्रसार हो, अंग्रेजी का प्रसार लोगों में पहुंचे। किंतु यहाँ डिस्प्यूट होता है। फिर इसी में एक कथन मैकाले साहब का है, इनका कथन है कि पूरे यूरोप, ध्यान रखेंगे, यूरोप के किसी लाइब्रेरी का एक अलमारी का एक पटरा, एक खाना एशिया और अरब जगत के समस्त साहित्य के मूल्य से उसकी साहित्य के से उसकी अधिक कीमत है, या उसकी अधिक वैल्यू है, उसकी अधिक प्रासंगिकता है। ऐसा उनका कथन था इसी संबंध में। आइए देखते हैं। इन्हीं के समय में, विलियम बेंटिक के समय मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कलकत्ता में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई। कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई। तो हम आपसे 3 प्रश्न फिर पूछना चाहेंगे इसी में कि अगर कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई तो सबसे पहले शिक्षा की शुरुआत तो बहुत पहले हो चुकी थी। हम 2 प्रश्न आपसे पूछेंगे जो पीछे हम बार बार पढ़ाए हुए हैं। कलकत्ता मदरसा की, ठीक है, कलकत्ता मदरसा की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय में की गई, पहला। और दूसरा प्रश्न, बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना कब और किस गवर्नर जनरल के समय में की गई। 2 प्रश्न। ठीक है, फिर एक प्रश्न और है, पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब की गई। 3 प्रश्न इसी मेडिकल कॉलेज के समतुल्य हैं। इन तीनों चारों प्रश्नों को एक साथ दे देने का मेरा निहितार्थ है कि जो मोस्ट कंफ्यूजन का प्रश्न होता है वो कंफ्यूजन के प्रश्न आपके दूर होते जाएंगे। आप लोग विश्वास करें, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग समझ भी रहे होंगे। अब इन्हीं के समय में, विलियम बेंटिक साहब के समय में 1831 में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1831 में मैसूर तथा 1834 में कुर्ग तथा कछार की रियासतों का विलय कर लिया गया था। मैसूर रियासत का विलय, जैसे आप जानते होंगे, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान, ठीक है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान मैसूर का विलय नहीं किया गया था, उनके ऊपर सहायक संधि अधिरोपित कर दी गई थी। ठीक है, और तो 1831 में उसका विलय कर लिया गया, ब्रिटिश साम्राज्य में ला गया। और इनके द्वारा एक महत्वपूर्ण प्रश्न और है, महत्वपूर्ण कार्य और किया गया विलियम बेंटिक के। इन्होंने संभागीय आयुक्तों की, मंडला आयुक्तों की, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कमिश्नरों की नियुक्ति इन्होंने की अपने ही कार्यकाल में। पूछा भी जाता, संभागीय आयुक्तों की नियुक्ति किसके कार्यखंड में किया गया। मुझे भली बात मालूम है कि ये प्रश्न कई बार हम लोगों के समय में आ चुके हैं, हम लोगों ने देखा है। प्रश्न ऑप्शनल में आए हुए थे, इतिहास के 120 प्रश्न ऑप्शनल हुआ करते थे, उस समय प्रश्न आए हुए हैं। अब मैं देख रहा हूं कि उत्तर प्रदेश पीसीएस की परीक्षाओं में जो ऑप्शनल में हम लोगों के यहाँ प्रश्न आए हुए हैं, अब उस लेवल के प्रश्न उठा रहे हैं। अपना स्टैंडर्ड इन लोगों ने बढ़ा दिया है। अगर इन्होंने अपना स्टैंडर्ड बढ़ा दिया है तो जाहिर सी बात है आपको अपना अध्ययन पद्धति में परिवर्तन करने की जरूरत है, तभी सफलता का मार्ग सुनिश्चित हो पाएगा। ठीक है, अब इन्हीं के समय में, विलियम बेंटिक साहब के समय में 1835 में आगरा प्रांत का गठन किया गया। आगरा प्रांत का गठन किया गया। उत्तर प्रदेश पीसीएस के दृष्टिकोण से प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है, किंतु जब उत्तर प्रदेश को हम पढ़ाएंगे तो पूरे प्रदेश के बारे में विशेष जानकारी देंगे, तो वहाँ इस पर हम विशेष डिस्कस करेंगे। और लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में एक महत्वपूर्ण घटना और घटी। 1830 में राजा राम मोहन राय, ध्यान देने की जरूरत है, 1830 में राजा राम मोहन राय अकबर द्वितीय के दूत के रूप में इंग्लैंड गए। पेंशन के लेके ऐसे कोई मामला था, उसको हम विशेष चर्चा करेंगे। इंग्लैंड गए और वहीं पर इनकी मृत्यु 1833 में हो जाती है।
मृत्यु हो जाती है और ब्रिस्टल में इनका अंतिम संस्कार भी कर दिया जाता है। प्रश्न पीछे जीएस में पूछा भी गया है, राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ हुई और इनका अंतिम संस्कार कहाँ किया गया, प्रश्न कूट में पूछा गया है। जब हम पेपर सॉल्व करवाएंगे तो उस पर भी विशेष चर्चा आपसे हो जाएगी। आइए देखते हैं। अब इसके बाद अगले गवर्नर जनरल हमारे हैं चार्ल्स मेटकाफ। चार्ल्स मेटकाफ के समय में एक बहुत विशेष महत्वपूर्ण कार्य हुआ है। जैसे आप जानते हैं, हमने शुरुआत की थी लॉर्ड एडम्स से। एडम ने प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया था। बेलेजली प्रेस के बारे में उदार नीति अपनाए थे, किंतु प्रेसों के मुक्तिदाता, भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में या जन्मदाता के रूप में चार्ल्स मेटकाफ को माना जाता है। इनका टाइम ड्यूरेशन 1835 से 1836 में है। मुक्तिदाता ध्यान रखेंगे। जब यहाँ लॉर्ड एडम्स ने प्रेसों पर प्रतिबंध लगाया था, पीछे हम थोड़ा देख लेते हैं, प्रतिबंध लगाया था, तो इन्होंने राजा राम मोहन राय की पत्रिका मिरातुल अखबार पर भी उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था। आगे बढ़ा जाए, आइए देखते हैं। फिर इसके बाद बारी आती है ऑकलैंड की। ऑकलैंड के समय में, जिनका टाइम ड्यूरेशन है 1836 से 1842, ठीक है। ऑकलैंड के पीरियड में दो महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। पहला महत्वपूर्ण कार्य होता है प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध होता है। और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपसे कई बार जीएस में पूछे गए हैं। ऑकलैंड के समय में ही शेरशाह सूरी मार्ग का नाम बदलकर जीटी रोड रख दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर से इन्हीं के समय में, ऑकलैंड के समय में शेरशाह सूरी मार्ग का नाम बदलकर जीटी रोड रख दिया गया है, ग्रांड ट्रंक रोड रख दिया गया। ऐसा पूछा गया किसके समय में। अब थोड़ा सा हम एक जीटी रोड का इतिहास देख लेते हैं। जीटी रोड की कब किसने शुरुआत किया हुआ था। अगर वैसे देखा जाए तो प्राचीन काल में से ही इस रोड का अस्तित्व सामने उभर के आता है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस मार्ग को उत्तरापथ के नाम से जाना जाता है। फिर समय समय पर इसके निर्माण और पुनर्निर्माण होते रहे। फिर शेरशाह के समय में शेरशाह सूरी रोड, और फिर इनके समय में जीटी रोड रख दिया गया। कुल मिला के चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, मौर्यन एम्पायर में इसका शुरुआत होता है। और यही जीटी रोड, यही ग्रांड ट्रंक रोड, यही उत्तरापथ मार्ग, ध्यान देंगे प्राचीन काल में उत्तरापथ मार्ग जब यूरोपीय व्यापार, भारत के साथ यूरोपीय व्यापार होता था, तो वही पाकिस्तान अफगानिस्तान के रास्ते तुर्की होते हुए पैदल यूरोपीय जगत को निकल जाते थे। जैसे 15वीं शताब्दी में, जैसे हमने आपको पीछे बताया था, 1453 ईस्वी में तुर्की ने कुस्तुनतिनिया पर अधिकार कर लिया था और उन्होंने अपने मार्गों को ब्लॉक कर दिया। तो नए मार्गों की खोज हुई, पीछे हमने चर्चा किया, तो इसका इतिहास है। आइए हम देखते हैं एलन बरो के बारे में। एलन बरो के बारे में दो मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन हैं, दो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एलन बरो का टाइम ड्यूरेशन 1842 से 1844 में है। सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, आपसे पूछा जाता है कि किसके समय में सिंध का विलय किया गया और कब। 1843 में सिंध का विलय कर लिया गया। और इसी सिंध के विलय पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। हम लोगों के समय ऑप्शनल में पूछा गया है। मैं बार बार आपको याद दिलाऊं कि पिछले प्रश्नों का रिवीजन हो रहा है। जो प्रश्न आपकी आंखों के सामने नहीं आए हैं वो बहुत अंदर के प्रश्न होते हैं। हम उन प्रश्नों को सहज रूप से उद्घाटित कर रहे हैं विविध पुस्तकों से लेके। प्रश्न है, इस स्टेटमेंट है, नेपियर जो सिंध प्रांत में उस समय ब्रिटिश रेजिडेंट थे, इन्होंने कहा था हमें सिंध को अपने अधीन लाने का कोई अधिकार नहीं। फिर से, हमें सिंध को अपने अधीन लाने का कोई अधिकार नहीं, किंतु हम फिर भी ऐसा करेंगे। कोई अधिकार नहीं, हम फिर भी ऐसा करेंगे। यह लाभदायक, उपयोगी एवं मानवतापूर्ण निजता होगी। यह लाभदायक एवं उपयोगी मानवतापूर्ण निजता होगी। इन्होंने कहा, फिर से सुन लें, हमें सिंध को अपने अधीन लाने का कोई अधिकार नहीं, किंतु हम फिर भी ऐसा करेंगे और यह लाभदायक उपयोगी मानवतापूर्ण निजता होगी। यह स्टेटमेंट चार्ल्स नेपियर जो सिंध प्रांत के उस समय ब्रिटिश रेजिडेंट थे, इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन है। हम कथनों को भी साथ में लेते चले। फिर इन्हीं के समय में, लॉर्ड एलन बरो के समय में कई बार पूछा गया, 10वीं बार पूछा गया है।
विविध परीक्षाओं में, विविध कमीशनों में, ऑप्शनल से लेके जीएस तक 1800 इन्हीं के समय में, लॉर्ड एलन बरोम के समय में 1843 में नियम 5 के तहत भारत में दास प्रथा को निषिद्ध कर दिया गया। जैसे पीछे हमने दास प्रथा के बारे में चर्चा की, फिर एक बार चर्चा कर लूं क्योंकि यहाँ से कई प्रश्न बनते हैं। वैसे दास प्रथा की शुरुआत तो प्राचीन काल से ही दिखाई पड़ता है। सैंधव सभ्यता में इसके अस्तित्व दिखाई पड़ते हैं उनके आवासों के आधार पर, हमने चर्चा किया। मौर्यन काल में दिखाई पड़े। कौटिल्य ने स्पष्ट रूप से 9 प्रकार के दासों की चर्चा कर डाली है। जहां इन्होंने 9 प्रकार के दासों की चर्चा की, वहीं मेगस्थनीज ने कहा भारत में दासता उपस्थित नहीं है, भारत में दासता नहीं है। क्यों उन्होंने ऐसा कहा? उन्हें क्या भारत की दासता नहीं दिखाई पड़ा? अशोक के वही स्टेटमेंट नहीं दिखाई पड़ा दासों और भृत्यों के साथ समुचित व्यवहार किया जाए? तो दिखाई पड़ा, उन्हें यह दिखाई पड़ा, लेकिन रोम की दास्ता नहीं दिखाई पड़ी। वह दास्ता कि जिसको जंजीरों में बांध के काम लिया जाता था, ऐसी दास्ता वहां पर नहीं दिखाई पड़ी। इसलिए मेगस्थनीज ने कहा भारत में दास्ता नहीं थी। ठीक है, विविध चरणों में आगे बढ़ते हुए हमने देखा दास्ता के बारे में। विविध मुगल साम्राज्य में लोगों ने इस पर प्रतिबंध लगाया। तुर्क काल में पूरा एक वंश दास वंश के रूप में उभर के आया, गुलाम वंश के रूप में उभर के आया। फिरोज शाह तुगलक, जिसको आप ब्रिटिश आर्ट में कहते हैं, फिरोज शाह तुगलक ने दीवाने बंदगान की स्थापना कर डाली और अकबर ने 1562 में दास प्रथा को भारत पर निषिद्ध कर दिया, रोक लगा दी। ठीक है, फिर इसी के क्रम में 1789 में, जैसे हमने बताया, कॉर्नवालिस साहब के समय में, कॉर्नवालिस के समय में दास प्रथा या दास व्यापार को निषिद्ध कर दिया गया। और 1833 के चार्टर एक्ट में भी हमने बेंटिक साहब के समय में कहा दास प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया गया है। जो वह प्रयास विविध चरणों में चलता रहा, वही प्रयास लॉर्ड एलन बरो के समय में जो बहुत ही महत्वपूर्ण था। दासता के बारे में सोच के देखें, दासता क्या होता, आज़ादी और गुलामी का फर्क आप एक बार महसूस करके देखें। तो उसी दास प्रथा का 1843 में नियम 5 के तहत एलन बरो ने अंत कर दिया। इस प्रकार से आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न या गवर्नर जनरल से संबंधित टॉपिक का आपने देखा। इसके आगे अभी बहुत सारे इससे संबंधित बातें बाकी हैं, उस पर हम फिर चर्चा करेंगे। तब तक आप इसे हमारे चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।